वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। यार आज दो बहुत ही बड़ी खबरें फुटबॉल फैंस को सुनने में मिली हैं। एक तो टोनी क्रूज के बारे में खबर आई है कि वो रिटायर हो रहे हैं, और उसके बाद पोचेटिनो की खबर आई है कि वो चेल्सी जो है छोड़ रहे हैं। तो ये दो बहुत बड़ी खबरें थी आज के दिन की, और इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ बार्सिलोना से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले यार टोनी क्रूज के बारे में बात करते हैं। यार एक लेजेंड, और जिसने फुटबॉल में खामोशी से बहुत कुछ अचीव कर लिया। मतलब यार ऐसा प्लेयर जो पिच के ऊपर भी बड़ी खामोशी के साथ खेलता है, नजर नहीं आ रहा होता लेकिन पूरी गेम को वो कंट्रोल कर रहा होता है। और मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर एवर, अगर आप उसको कहें तो ये गलत नहीं होगा। 5 दफा ऑलरेडी चैंपियंस लीग जीत चुके हैं, छठी चैंपियंस लीग वो अब जीत सकते हैं एक हफ्ते के बाद से। और उसके अलावा यार वर्ल्ड कप भी वो जीत चुके हैं। एक यूरो की ट्रॉफी जो है वो मिसिंग है उनकी कैबिनेट में, और अगर वो भी उनको जीतने को मिल जाए अभी जर्मनी के साथ जो अगले महीने यूरो स्टार्ट होने वाला है, तो फिर यार मेरे ख्याल से वो भी हम उनके बारे में बात कर रहे होंगे कि ही ऑल्सो कंप्लीट द फुटबॉल। तो यार एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर। और देखो राइवल टीम की तरफ से खेलते थे, लेकिन उनके लिए जो रिस्पेक्ट है ना यार वो बहुत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। और आप ये देखो कि रियल मैड्रिड की सक्सेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट वो रहे हैं, और उनको शायद वो रिकग्निशन भी नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। और मैं आपको ये भी बात बताता चलूं कि यार बेशक रियल मैड्रिड इस वक्त ऐसी टीम बना रही है जो अगले 5-10 सालों तक यूरोप के अंदर रूल करेगी, लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि टोनी क्रूज को वो जरूर मिस करेंगे। और टोनी क्रूज को रिप्लेस करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, बेशक आप जितना मर्जी बड़ा टैलेंट लेकर आ जाओ, क्योंकि जिस तरह से वो गेम कंट्रोल करते थे, जिस तरह से उनकी एक्यूरेसी थी, जिस तरह से वो एक जिसको हम बोलते हैं ना, उनके बारे में कहा जाता था कि क्रूज मिसाइल हैं, तो उनकी शूट्स जो गोल की तरफ जाती थी, तो यार मतलब एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं। और फुटबॉल की दुनिया उनको ज़रूर मिस करेगी। और ये थोड़ा सा शॉकिंग ज़रूर रहा, क्योंकि अभी रिसेंटली ये बात हो रही थी कि वो शायद रिन्यूअल करेंगे रियल मैड्रिड के साथ, लेकिन अचानक से खबर आती है कि यार टोनी क्रूज जो है वो रिन्यूअल तो छोड़े, किसी और क्लब में जाना तो दूर, लेकिन वो फुटबॉल ही छोड़कर जा रहे हैं। तो सिर्फ ये कहूँगा कि यार विश हिम बेस्ट ऑफ लक। और मुझे वैसी ही फीलिंग आ रही है जिस तरह से जब बार्सिलोना के चाबी छोड़ के गए थे, इनिएस्टा छोड़ के गए थे, तो वो भी उनका भी बार्सिलोना की हिस्ट्री में और बार्सिलोना के सक्सेस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा था। बिल्कुल उसी तरह से टोनी क्रूज की एक बहुत इम्पोर्टेंस थी इस रियल मैड्रिड की टीम में। जो पिछले 10 सालों में जो कुछ भी अचीव किया मैड्रिड ने, टोनी क्रूज की सर्विसेज को कभी भी एज अ फुटबॉल फैन जो है वो भी नहीं भूला जा सकता। तो विश हिम बेस्ट ऑफ लक। और ऐसे प्लेयर्स जो हैं वो बार बार देखने को नहीं मिलते। और मतलब यार क्या ही बात करें कि डीएम पोजीशन के ऊपर फिर इस तरह के प्लेयर्स को दोबारा से हम लोग जो हैं वो शायद नहीं देख पाएंगे। 25 मिलियन में साइन किया था रियल मैड्रिड ने बायर्न म्यूनिख से, और 25 मिलियन उस जमाने में भी मतलब देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड मार्केट थी, और 25 मिलियन में इट वाज एब्सोल्युटली बारगेन। और आप कह लो कि यार फ्री में साइन किया था उन्होंने एक तरह से, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंसेज इनकी रही हैं, और जब जब मैच फंसा है, जब जब रियल मैड्रिड की टीम कहीं पर जाकर फंसती थी, तो या तो लुका मॉड्रिच सामने आते थे या टोनी क्रूज कुछ ऐसा पास वास ऐसे कुछ बॉल निकाल के देते थे कि यार फॉरवर्ड लाइन के लिए जो है ना वो आसानी पैदा हो जाती थी। तो फिर वही बात कहूँगा कि यार विश हिम बेस्ट ऑफ लक। इसके अलावा यार एक बहुत बड़ी खबर आई है पोचेटिनो के बारे में। तो यार पोचेटिनो की भी एक शॉकिंग न्यूज़ थी, और मैं आपको बताता चलूँ पहले एक चीज़, कि जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था पिछले साल, तो उस टाइम के ऊपर पोचेटिनो जो है वो साइन करने जा रहे थे चेल्सी के साथ। और पोचेटिनो को जब साइन किया था तो उस टाइम पे ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होने वाली थी, और ये बातें कही जा रही थी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कि यार ये बहुत अच्छा डिसीजन है, और पोचेटिनो को पूरा मौका मिलेगा टीम बनाने के लिए। और पोचेटिनो ने टीम बनाई भी, अपनी मर्जी की साइनिंग्स भी की। लेकिन अगर आप मेरे चैनल के ऊपर आकर मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि पोचेटिनो जो है वो
इतने बड़े मैनेजर नहीं हैं जो चेल्सी जितना कुछ एक्सपेक्ट कर रही है उनके साथ। और सबसे पहली बात कि वो करेक्टर उनका इतना स्ट्रांग नहीं है। और उनकी हिस्ट्री अगर आप देखें तो हिस्ट्री उनकी ये रही है कि उनके 2-3 स्पेल्स बहुत अच्छे रहे हैं डिफरेंट टीम्स के साथ, साउथहैम्पटन के साथ या स्पर्स के साथ। लेकिन जब भी वो किसी बड़े क्लब में गए हैं या बड़े ड्रेसिंग रूम को उनको मैनेज करने का मौका मिला तो वहाँ पर वो थोड़ा सा जो है वो उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं निकलवा सके। जैसे कि पीएसजी की एक मिसाल है, मेसी, नेमार, एम्बापे, तो वो मतलब लग रहा था कि वो तालमेल ही नहीं बनवा पा रहे थे वहाँ पर। तो मेरी एक प्रेडिक्शन जो ठीक हुई थी कि यार ये चेल्सी में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं मुझे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सोचें तो यार ये देखो कि ये पूरा साल अगर आप देखो चेल्सी ने पूरा बहुत स्ट्रगल किया और चेल्सी का पूरा सीजन बहुत ही ख़राब रहा और लग ये रहा था कि चेल्सी 10th 11th के अंदर जो है ना 10th पोजीशन पे 11th पोजीशन के ऊपर मिड टेबल पे जाके कहीं पर ख़त्म करेगी सीज़न को। लेकिन पिछला क्वार्टर चेल्सी का बहुत ही अच्छा रहा है और चेल्सी ने गेम्स भी जीतना शुरू की, मोमेंटम भी बनाया और कहीं ना कहीं कम्बिनेशन भी उनके बनते हुए नजर आए। तो मैं समझता हूँ कि जब आपने इस तरह से कम्बिनेशन भी बना लिए, सारा कुछ कर लिया, तो अब पोचेटिनो को मौका मिलना चाहिए था कि उनको अगला सीजन भी दिया जाता। ये एक प्रॉब्लम रही है हमेशा से चेल्सी की और ये प्रॉब्लम रहा है कि वहाँ पर समझ में नहीं आता कि वो क्या प्रोजेक्ट बनाते हैं। और यही प्रॉब्लम अब्राहिमोविच के टाइम पर भी थी जब पुराने ओनर थे उनके, और अब ये बोहिली के टाइम के ऊपर भी सेम ही उसी मेंटालिटी की जो है वो ओनरशिप जो है वो अब दोबारा आई है वहाँ पर। जो कि एक तो ड्रेसिंग रूम के अंदर आकर जो है वो अपनी इंटरफेरेंस नहीं ख़त्म करते ये लोग और मैनेजर को अपना काम नहीं करने देते। और जब बोर्ड ये काम शुरू कर दे या ओनर ये काम शुरू कर दे कि वो ड्रेसिंग रूम में आकर जो है वो अपनी आवाज़ बनाने की कोशिश करे वहाँ पर, तो वहाँ पर फिर मैनेजर्स को सक्सेसफुल होना जो है ना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यही चेल्सी का प्रॉब्लम मेरे ख्याल से पिछले 20 साल से रहा है। पहले अब्रामोविच भी यही कर रहे थे, अब बोहिली भी यही कर रहे हैं। और चेल्सी के साथ जो है वो म्यूचुअल कंसेंट में दोनों पार्टीज ने जो है अपने रास्ते जुदा कर लिए। और जैसे ही पोचेटिनो की न्यूज़ आई है कि भाई वो चेल्सी के साथ नहीं रहेंगे अब, तो साथ ही जितने मैनेजर्स बार्सिलोना के साथ लिंक हो रहे थे वो सारे के सारे मैनेजर्स वहाँ पर लिंक होना शुरू हो गए। और अब हैंसी फ्लिक जो है वो बड़े फेवरेट, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक हैंसी फ्लिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है चेल्सी की जॉब के लिए। और देखो डिफरेंट सोर्सेज अभी भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। हैंसी फ्लिक का नाम भी लिया जा रहा है, टुचेल का नाम भी लिया जा रहा है, उसके अलावा मोरिनियो का नाम दोबारा से लिया जा रहा है। मतलब अभी तो रूमर्स की सारी बातें चल रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है पीएसजी का भी और चेल्सी का भी कि ये लोग प्रोजेक्ट नहीं बनाते और कंसिस्टेंट नहीं है अपने मैनेजर के साथ। आपको मौका देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। अब मेरे ख्याल से सिर्फ मोरिनियो को थोड़ा सा मौका दिया था कि उनको और कुछ 3-4 सीजन जो है वो एक ही दफ़ा में मिले थे और फिर उसके बाद उनको भी निकाल दिया गया था। उसके बाद आया गया रहा ही है उनका। तो अब जहाँ पर इतनी बड़ी टीम बनाई है, पूरा टैलेंट उठाया आपने यूरोप से उठाकर, अब आप मैनेजर चेंज कर रहे हो, अब नया मैनेजर आएगा। सोर्सेज कुछ ये भी कह रहे हैं कि नया मैनेजर को जब जो भी लेके आएंगे वो इनएक्सपीरियंस्ड होगा लेकिन अच्छा मैनेजर होगा। देखो अब क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये था कि मैंने 1 साल पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि पोचेटिनो है वो चेल्सी के साथ कुछ ज़्यादा चीज़ें अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा कि अब जहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम बना था, थोड़ा सी कंट्रोल आई थी पोचेटिनो के हाथ में, तो वहाँ पर अब उनके साथ जो है ये सब कुछ कर दिया गया। और फिर देखो चेल्सी का जो प्रॉब्लम है वो यही है कि कंसिस्टेंट उनको होना ही पड़ेगा। चेल्सी का ये प्रॉब्लम है, चाहे बोहिली की बात करो या अब्राहिमोविच की बात करो, उनका प्रॉब्लम यही है कि वो ड्रेसिंग रूम में उनको एक मैनेजर भी कुछ ऐसा चाहिए होता है जो थोड़ा सा वीक हो, मुरीनो टाइप का, या ऐसा मैनेजर उनको नहीं चाहिए होता जो कि ओनर के सामने या बोर्ड के सामने जो है वो अपनी बात जो है वो कर सके। तो खैर ये थी पोचेटिनो की न्यूज़। और इसके बाद अब बारसा के बारे में ज़रा जल्दी से बात कर लेते हैं। एक तो चावी के कैंप से ये न्यूज़ आ रही है कि भाई चावी जो है वो कह रहे हैं कि भाई मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। और देखो ऐसा हो सकता है जिस तरह से पिछले 2-3 दिन से चीज़ें चल रही हैं कि बार्सिलोना चाह रही हो कि चावी को फ्रस्ट्रेट किया जाए और चावी खुद ही रिज़ाइन कर दें। तो भाई क्यों करें चावी रिज़ाइन और अपने बेइज्जती क्यों करें वो। और दूसरी चीज़ ये है कि चावी रिज़ाइन करें तो इसका मतलब ये है कि चावी की जो पेमेंट हमें करनी होगी 15 मिलियन या 20 मिलियन जो भी है वो भी चावी को छोड़नी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि शायद इस वजह से बार्सिलोना चावी को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करी, जो कि यार बहुत ही शर्मनाक बात है। एक लेजेंड है आपका यार, आप उसको इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। और मैंने आपको ये बात कही थी कि यार अगर आपने उसको रखना है तो अगले सीजन के लिए तो
तो भाई आपको उसके साथ सीधी सीधी बात करनी पड़ेगी, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, ताकि यार वो प्रॉपर तरीके के साथ अगला सीजन में आपकी टीम चला सके। अगर आप इसी तरह डिसरिस्पेक्ट करते रहोगे तो वो किस तरह से मैनेज करेगा टीम को। तो एक तो न्यूज़ ये आ गई थी। उसके अलावा यार अभी तक डिसीजन कोई भी नहीं हुआ बार्सिलोना में, और अगले अगले जो मैच जो हमारा सेविया का होगा अगले वीक में, तो वहां पर भी ये खबर आ रही है कि लपोर्ता ट्रैवल नहीं करेंगे सेविया और वो बार्सिलोना में ही रहेंगे। तो देखो क्या होता है। और फिर एक और खबर ये आ रही है कि अभी डेको ये सीजन जब खत्म हो जाएगा लास्ट मैच के बाद, तो फिर वो एक रिपोर्ट देंगे पूरे सीजन के बारे में, और चावी भी उस मीटिंग का हिस्सा होंगे, और वहां पर जो है वो कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। और अगली न्यूज़ जो है सेर्जियो रोबर्टो के बारे में है कि अगर बार्सिलोना के साथ उनका रिन्यूअल नहीं होता तो उनके पास कुछ ऑफर्स यूरोप में हैं, तो वो भी देखते हैं। और हेक्टर फोर्ड की न्यूज़ आ रही है कि वो भी बार्सिलोना के साथ जो है वो रिन्यूअल करेंगे और बल्दे का बैकअप होंगे। लेकिन साथ साथ बल्दे के बारे में भी दियारो स्पोर्ट में ये खबर आई है कि बल्दे को भी मार्केट में डाल दिया गया। अगर उनके बारे में भी कोई अच्छी ऑफर बार्सा को मिलती है तो देखो क्या होता है। और फिर चावी सिमोन की भी आपको जल्दी से न्यूज़ दे देता हूँ। चावी सिमोन आपको पता है कि बार्सिलोना के रडार में थे, लेकिन जो अभी कोच का इशू नहीं हमारा तो रिजॉल्व हो रहा, तो आप प्लेयर्स की क्या बात करोगे। तो चावी सिमोन जो है एक तो पहली चीज़ ये कि वो लोन के ऊपर ही बाहर जाएंगे, पीएसजी उनको बेचने का इरादा नहीं रखती है। और बायर्न म्यूनिख जो है वो भी रेस में शामिल हो चुकी है उनको साइन करने के। अब लोन के ऊपर होते हैं या जो भी होता है वो एक अलग बात है, लेकिन बार्सिलोना को जल्दी कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जल्दी डिसीजन लोगे तो तभी आप ट्रांसफर मार्केट के ऊपर फोकस कर सकोगे। तो ये थी अब तक की वीडियो। अगर आपको अपडेट्स अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।